देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर सीटेट पेपर टू के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए जा रहे हैं, जो संपूर्ण 2011 से 2023 तक के सारे संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं सीटेट पेपर टू के, और जिसका सोशल साइंस है उन्हीं के सॉल्ट पेपर तो सारे लगवाए जा रहे हैं। इसीलिए इस चैनल को सभी लाइक एवं सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो नए आए हुए हैं, और जो पुराने हैं वो अच्छा से कमेंट कर दीजिए, और जो नए आए हैं सो वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पर, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे आपको सीटेट पेपर टू के, तो आपको सीटेट पेपर टू के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर सब कुछ दिया जा रहा। और एनसीईआरटी भी कराई जा रही, कौन सी 6 to 8 की 6 to 8 की एनसीईआरटी भी इसी चैनल पर कराई जा रही है। तो आप सभी इस चैनल को फॉलो कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन हमारे, क्योंकि टाइम बहुत है, क्वेश्चन बहुत हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं टाइम लगवाते हुए। और कुछ प्ले लिस्ट बना दी गई है, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर लग चुके हैं आपके 5, ये 6वां प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसी चैनल पर हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनी है, हिस्ट्री करा चल रही है तो उसकी भी प्ले लिस्ट है, आप जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट बन गई है और क्लासेस आ रही हैं, तो आप सभी बैक टू बैक क्लासेस आ रही हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी संपूर्ण एनसीईआरटी की पेपर टू की सीटेट की क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए आप सभी को शेयर भी कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहले तो बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? बाल विकास है जो हमारी, उसमें संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो केवल संज्ञान और सीखने में तेजी प्रगति से संबंधित अवधि। बिल्कुल नहीं, जिसमें केवल आ गया ना तो आप नेगेटिव में ले जाना उसको, क्योंकि ये अर्थ पूछ रहा है, यानी पॉजिटिव। संवेदनशील अवधि यानी नरम समझते हैं संवेदनशील को, एक नरम इंसान को संवेदनशील बोलते हैं। तो क्या अर्थ है? अर्थ यानी पॉजिटिव पूछ रहा, तो केवल आ गया पहली बात तो गलत ही है, केवल नहीं होता है। फिर है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। तो इधर बोलना विशिष्ट यानी बहुत सारी क्षमताओं के लिए, मतलब बहुत अच्छी और बहुत सारी क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। बिल्कुल राइट, दूसरा सही है तो हमारा। और इसमें भी केवल आ गया, केवल भाषाई विकास को गति, ये भी गलत हो गया, नेगेटिव में आ गया हमारा केवल, तो ये भी गलत है। फिर वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपनी चरम सीमा पर हो। नहीं, चरम सीमा नहीं, तो हमारा ये विशिष्ट वाला दूसरा इसका सही आंसर है। फिर विकास शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि विकास जो शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि विकास सिर से पांव तक होता है। राइट, देखो मैं इसका मतलब बताऊं, ये है इंसान, ठीक है, ये रहा कौन? इंसान। तो विकास वो पूछ रहा शीर्षगामी सिद्धांत, यानी शीर्ष तो ऊपर होता है, शीर्ष ऊपर ही होता है ना, तो शीर्ष यानी सिर को मान लो शीर्ष, ठीक है। तो बोला शीर्ष सिद्धांत प्रतिपादित करना है, शीर्ष वाला, तो हमें शीर्षगामी देखना है, ना कि मध्यगामी। मध्यगामी यहाँ से होता है 20 से, तो शीर्ष यानी सिर से नीचे, तो यहाँ क्या है? विकास सिर से पांव तक होता है। राइट, विकास सिर से पांव तक, तो हमारा पहला ही आंसर है। और दूसरा विकास केंद्र से छोरों तक होता है। नहीं, क्योंकि शीर्षगामी पूछ रहा है वो, और पैर से सिर की ओर। बिल्कुल राइट, ये तो लो टाइप में हो गया, ऊपर लो जा रहा है, और शीर्षगामी से पूछ रहा है विकास छोरों से केंद्र। बिल्कुल गलत, पहला ही सही है, विकास सिर से पांव तक होता है, क्योंकि शीर्षगामी। थोड़ा लॉजिक लगा के भी करना, और अपने मेमोरी वाइज क्वेश्चन आते हैं सीटेट पेपर 2 में, और 1 में भी मेमोरीज टाइप आते हैं सीटेट में। तो आपको थोड़ा बच्चों की लेवल पर रह के मेमोरी टाइप सोचना है कि बच्चे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस प्रकार रहते हैं, उनका वातावरण आवास कैसा होता है, तो उसको भी सोच के रखना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी देना है हमें बच्चों को, है ना। तो इस प्रकार से सोचना है। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? मतलब विचार है जो अमूर्त एवं आदर्शवादी हो जाता है। तो देखो, एक तो है क्या? मूर्त, ठीक है, एक क्या है? मूर्त, और दूसरा क्या है? अमूर्त, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है ये भी सुन लीजिए पहले। तो मूर्त आता है कब? जब बाल्यावस्था चल रही हो तब, क्योंकि वो तर्क को करने लगता है। तो मूर्त आता है बाल्यावस्था में। अमूर्त कब आता है? तो हमारी किशोरावस्था में, क्योंकि जब बच्चा 13 साल के ऊपर हो जाता है तो वो मन में सोचना चालू कर देता है। मतलब कोई पढ़ाई कर रहा है
तो उसको मन में रिवीजन करता है, वो मन में सीखता है। और मूर्त के टाइम पे तो वो खुल के बोलता है, मन में उसको उतनी ज़्यादा सीखने की क्षमता नहीं मिलती है। तो अमूर्त इसलिए किशोरावस्था है इसमें, कि अमूर्त और आदर्शवादी भी बन जाता है किशोरावस्था में। तो ना कि शेषावस्था, मध्य बचपन में तो मूर्त आता है, ना प्रारंभिक बचपन, तो इसमें मूर्त आता है कि किशोरावस्था में अमूर्त आदर्शवादी हो जाता है बच्चा। तो इस प्रकार से डिटेल्स से आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी तो लाइक करते जाइए, क्योंकि सभी नहीं करते हैं, मैंने देखा है। और सभी सब्सक्राइब कीजिए, वो करते नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं, क्योंकि आपको तभी तो पूरा कंटेंट दिया जाएगा, संपूर्ण पेपर कराए जाएंगे। मैंने कहा ना 2011 से 2023 तक, तो लास्ट से उठाए जा रहे क्वेश्चन, मतलब 2022 से 22 21 20 उस साइड से आ रहे हैं। तो आपके ये सारे कराए जाएंगे, जैसे भी आएंगे आपको मिलेगी अपडेट। तो आप जब बेल आइकन पर प्रेस करोगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप क्लास को अटेंड कर पाओगे। इसलिए और शेयर भी कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी ना, सारे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे तो सभी के लिए। ठीक है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। ठीक है। जो पियाजे के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, जो संज्ञानात्मक प्रणाली है ना, उसमें जो स्कीमाएँ हैं ना, स्कीमाओं को, स्कीम जैसे स्कीम तो आप जानते ही होंगे, इस प्रकार की स्कीम निकली, उस प्रकार की, तो उन्हें क्या करना है, पुनः व्यवस्थित करना है। तो कैसे करते हैं, समायोजन करके या अनुकूलन या परिपक्वता, तो नहीं, संगठन यानी क्योंकि संगठन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से लगाना। आप समझ रहे हैं ना, संगठन का मतलब कि सब चीज़ें हैं ना, उनको एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित करना, यानी पुनः व्यवस्थित करना। तो इसका आंसर स्कीमा, यानी बहुत सारी न्यूज, बहुत सारा सामान, कुछ भी समझ लो, तो उन्हें पुनः व्यवस्थित करना। तो इसका मतलब संगठन आ जाएगा, ना कि वो सब। चलो, तीसरा आंसर है। फिर है बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो ऐसी कौन सी, मतलब खाली स्थान में ऐसी, मतलब कौन से समय बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो अमूर्त के टाइम तो कर ही सकते हैं। संवेदी सालक, तो अमूर्त टाइम तो बहुत हो जाएगा। पूर्व संख्यात्मक, तो वो पूछा मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से सामग्री से संबंधित, तो मूर्त आ जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं पूछा आंतरिक रूप, अंधे करना, नहीं, मानसिक रूप से। तो मतलब मानसिक रूप से समस्या को हल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर सकता है बच्चा, और ना कि प्रतीकों से। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से कर सकता है बच्चा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, दूसरा। फिर है सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतकारी बच्चे को किस तरह देखते हैं। समाजवादी निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं। एक, कोरी पट्टी, नो, कोरी पट्टी क्यों देखें, खाली पट्टी हुई वो तो। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता, तो निष्क्रिय तो गलत में आ गया, कि निष्क्रिय से क्यों देखेंगे। ज्ञान के निर्माण में सम्मिलित सक्रिय प्रणाली, नहीं, हाँ ये है, ज्ञान के निर्माण में सम्मिलित जो सक्रिय प्रणाली है ना, उसके अनुसार, क्योंकि एक सक्रिय होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे में अगर सक्रियता है ना, तो वो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहता है, उत्सुक रहता है। तो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय प्रणाली आ जाएगा, ना कि लघु वयस्क। तो हमारा तीसरा आंसर इसका राइट है। फिर है क्वेश्चन 7, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहन करना, और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। छात्रों के बीच हम संवाद करते हैं, उससे मतलब बातें करते हैं बच्चों के बीच, छात्रों के बीच, उन्हें कोई मोटिवेशन देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं पढ़ने के लिए। तो पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, सकारात्मक पुनर्वलन, सीखने का हस्तांतरण, नहीं, तो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। क्योंकि हम बच्चों को संवाद करते हैं, जब संवाद करके प्रोत्साहन करते हैं, तो बच्चों के पास में बैठ के उनको अच्छे से समझाते हैं, उनको अच्छे से प्रोत्साहन करते हैं। तो समीपस्थ यानी पास
तो हमारा पहला ही आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर एक, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है। किसने प्रस्तावित किया है? चलो देखते हैं कि बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर निर्मित होता है। तो लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, इवान पावला। तो हमारा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान से समर्थन साथ जानने में सक्षम होता है। राइट। जो बच्चे हैं ना, तो उनका नया ज्ञान जानने में समर्थन में मौजूदा जो ज्ञान होता है उससे मिक्स करो, तभी वो समझ सकते हैं, बच्चे सक्षम होते हैं अंतर्निर्मित करने में। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है। दोस्तों, मैं सोशल साइंस की एनसीईआरटी करा रही हूँ कौन 6 to 8 की, क्योंकि देखो पेडागोजी तो आपको हर जगह मिल जाएगी, यूट्यूब पे सचिन से, हिमांशी मैम सभी पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप सोशल साइंस भी से पढ़ा रहे हो जो भी, लेकिन मैं भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सारी एनसीईआरटी 6 to 8 की, क्योंकि चैप्टर वाइज एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, पूरी बेसिक आपका क्लियर रहेगा ना, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी एग्जाम निकालने में, क्योंकि इसमें 60 नंबर आपको अभी सोशल साइंस के भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको थ्योरी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप थ्योरी लगा लोगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल आसानी होगी। इसलिए इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता है। तो पूछ रहे कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? राइट। तो हमारा पहला सही है, क्योंकि एक कक्षा में जिसमें छात्र समूह में बैठे होते हैं और एक शिक्षक को बारी बारी जाकर उनको छात्रों को बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बाल केंद्रित यानी बालों के जैसे कि बच्चों के अनुसार पढ़ाना पड़ता है, तो उनको जा के बताना पड़ता है, ऐसे पढ़िए समझाना पड़ता है। तो हमारा पहला ही आंसर इसका सही है। और 3 क्यों नहीं है, इसका भी मैं आंसर बता रही हूँ आपको कि 3 क्यों नहीं है और 1 क्यों सही है। देखो, दूसरे में दंड द्वारा नियंत्रित होता है, पुरस्कार देना चाहिए, दंड देना बिल्कुल गलत। ऐसे तो बच्चों को बाल केंद्रित नहीं माना जाएगा, ये तो दंड केंद्रित हो जाएगा भाई। फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है, एक कक्षा ऐसी जिसमें शिक्षक निर्देश देता है, बिल्कुल गलत। वो बोल रहे बाल केंद्रित, तुम बोल दिए शिक्षक केंद्रित। शिक्षा क्यों निर्देश देगा छात्रों को, ये नोट्स बनाओ, याद करो, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, ये भी गलत हो जाएगा। कि बच्चे जो चाहे वो करते हैं और शिक्षक चुपचाप देखता है, तो ये तो नहीं है। तो पहला ही हमारा सही है कि बच्चों को समूह में बैठे हैं तो शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता है उन्हें समझाने के लिए, तो बाल केंद्रित में आ जाएगा वो, क्योंकि वो सब नेगेटिव में है। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो कोहलबर्ग के अनुसार जो आदर्श परिपक्वता का विचार है वो नैतिक विकास में किस चरण पर है? तो आदर्श परिपक्वता का विचार देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास, एक अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिन्यास। राइट। आदर्श परिपक्वता कब बनती है? आप ही बता दो, ये तो आप ही को पता होगा। जब हम अच्छे लड़का या अच्छी लड़की, जब आप सभी अच्छे लड़का या अच्छी लड़की बन जाओगे तो आपको आदर्श वे में लिया जाएगा कि कितना अच्छा है, कितने अच्छे आदर्श हैं। तो हमारा चौथा इसका आंसर हो जाएगा। फिर है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन नहीं। मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह। राइट। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि वो है जो कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। देखो, बुद्धि में हम एक चीज़ नहीं सोचते, इतनी सारी बुद्धि ऐसी नहीं, बुद्धि बहुत अच्छी। अगर आप थोड़ा करते नहीं हो, शुरुआत नहीं करते हो, अगर आपने जिस चीज़ को दिमाग लगाना चालू कर दिया ना तो वो आपकी बेटर से बेटर हो जाएगी। तो इसलिए कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है बुद्धि। चलो, फिर है लड़कियों को
भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना तथा गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहन करना। ये क्या हुई बात कि वो बोल रहा है कि कलाओं को अपनाने के लिए जो लड़कियां हैं उन्हें कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहन करना। ये तो गलत बात हुई कि कलाएं की जैसे कलाएं होती हैं कई प्रकार की, तो उनके लिए लड़कियों को बोल रहे हैं कि करो, और गणित और विज्ञान जो उनको पढ़ना है उनके लिए बोल रहे हैं नहीं करो, यानी हतोत्साहन का ये मतलब है। तो ये किसका रूप है? तो जेंडर समानता तो बिल्कुल ही नहीं है, स्थिरता भी नहीं है, सशक्तिकरण भी नहीं है, ये सरासर भेदभाव, सरासर भेदभाव है, जेंडर भेदभाव है ये इसमें। तो हमारा आंसर है इसका तीसरा की जेंडर भेदभाव। क्योंकि और हाँ, ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर साल एक दिया ही रहता है, आप कितना भी इसको हटा लेना हटेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन पक्का आएगा जो कि आपको मेमोरी वाइज करना है। इसको ऐसा नहीं कि कुछ तुम रटोगे ही, रटना की जरूरत है ही नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे बनाए जा रहे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो कौन सा विचार, चलो देखते हैं। रचनात्मक एवं सामाजिक का, ठीक है। तो भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है। भाषा और विचार सुसंत संज्ञानात्मक क्षमता है। तो वो पूछ रहा है सामाजिक के तरीके से एवं रचनात्मक। तो आप समझते हो रचनात्मक क्या होता है? हर चीज को रोचक बनाना, एक दूसरे से मिलके करना, रोचक बनाना। और सामाजिक तो पता ही है कि समाज में अच्छे से रोचक चल के। तो इन दोनों के अनुसार से कौन आ जाएगा आपके अनुसार क्वेश्चन? तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको आ रहा है तो, नहीं तो फिर मैं ही बताती हूँ कि भाषा एवं विचार बीच संबंध द्विदिशात्मक है। बीच संबंध ये सबसे बेटा है, तो हमारा तीसरा इसका आंसर है। सीखने के लिए आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना, इसे सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या करना महत्वपूर्ण है? तो जैसे कि वो पूछ रहा है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन करना, जो सीखने के आकलन की बजाय सीखने के लिए आकलन करना, तो ध्यान केंद्रित करना होगा कि सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। तो स्व मूल्यांकन राइट है कि अपने आप से सीखना। सहकर्मी मूल्यांकन नो, बिल्कुल गलत। वो बताती हूँ मैं क्यों। गुणात्मक क्योंकि अपने गुण रखना अपने तरीकों से सीखना। मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर नहीं, ये गलत नहीं है। सहकर्मी क्वेश्चन में क्या है? सीखने की बजाय आकलन, मतलब आकलन सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन है। तो हमारा आंसर होगा कौन सा? स्वमूल्यांकन हो जाएगा। और सहकर्मी भी है, सहकर्मी सही है, क्योंकि सहकर्मी हम लोग सीखते हैं, सहकर्मी यानी हमारा बहुत आधार रहता सीखने के लिए। फिर है गुणात्मक राइट है, ये गलत है। मापदंडों को आधार पर छात्रों की भी तुलना करना बिल्कुल गलत है। तो हमारा ABC आ जाएगा, ये दूसरा आंसर बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? कौन सी शिक्षा समावेशन को बढ़ावा देती है? चलो देखते हैं। छात्रों को शारीरिक दंड बिल्कुल गलत, नेगेटिव में आ गया। प्रतियोगी कक्षाओं के लिए सीखना बिल्कुल गलत। प्रतियोगी की कक्षाओं के लिए नहीं, हम जिंदगी भर पढ़ते हैं, जरूरी नहीं हम प्रतियोगी के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान आ रहा ना उसका हम कहीं भी अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञान नहीं है, अगर हम रट्टू विद्या कर रहे तो उसका थोड़ी ना हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। नहीं, जो हम अच्छे दिल से और अपने दिमाग से अच्छे से सीख रहे हैं तो वो हम उसका कहीं भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। और मानकीकृत मैंने बताया था कि मानकीकृत नेगेटिव में आ जाता। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि सभी क्लासेस लो, जिससे आपको पता चलेगा कि किसका क्या मतलब है। तो मानकीकृत का नेगेटिव में आ ही जाएगा, तो उसको तो हटा ही दो और दंड को हटा दो। और प्रतियोगी तो काय के लिए विविधता का सम्मान आ जाएगा, क्योंकि विविधता कई प्रकारों की समावेशन शिक्षा वो होती है जो हर प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो हर प्रकार की शिक्षा को यानी विविधता का सम्मान करना जरूरी है। तो हमारा दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? तो ध्यान अवधान, अतिक्रियाशीलता, विकार, लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, दृष्टि क्षति। तो हमारा आंसर है क्यों आएगा? फर्स्ट ही सही है। अब बताएं क्यों आएगा? तो वो इसलिए आएगा, वो बोल रहे दिव्यांगता के आधार पर, मतलब
चुनौती ढूंढना है कौन सी आएगी, तो अति क्रियाशीलता विकार, मतलब ध्यान अवधान करना होगा। लेखन में तो हमारा आ जाएगा कौन सा, लेखन में आ जाएगा जैसे कि पठन में आ जाएगा डिसलेक्सिया, लेखन में आ जाएगा डिसग्राफिया। तो इनका तो हमें पता ही है हमारा, तो हमारा पहला इसका आंसर है। इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो। अगर पेडागोजी आप लोगों ने सभी ने अच्छे से पढ़ी हो, क्योंकि आप सभी पेडागोजी के क्लासेस भी लीजिए, क्योंकि पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरे नंबर है कौन सा, अपना जो सब्जेक्ट है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो सब्जेक्ट और वो, तो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे वो तो प्रीवियस लगाना आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको दो चीज़ें तो यहीं से मिल रही, क्योंकि प्रीवियस ईयर के संपूर्ण पेपर कराए जा रहे हैं और एनसीईआरटी भी मिल रही 6 to 8 की, पर ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, पेडागोज की ज़रूरत है तो वो और कहीं से कर लीजिए, तो बस आपका पूरा हो गया। विभिन्न भाषाई पहचान, विभिन्न भाषाई पहचान वाले विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए, तो एक शिक्षक को जहाँ कई प्रकार की भाषाएं पहचान वाले विद्यार्थी हों, तो शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए। अलगाववाद बिल्कुल गलत, रूढ़िबद्धता तो और ही गलत, नमीकरण तो और ही गलत, तो बहुवादिता बहुभाषावाद क्यों करना चाहिए ये भी बताएं। कि जहाँ विभिन्न भाषा वाले बच्चे आ रहे, विद्यार्थी आ रहे, तो उस कक्षा में शिक्षक को भी तो अभ्यास करना चाहिए बहुभाषा का, यानी बहुत भाषा, तभी तो वो उन्हें पढ़ा पाएगा। राइट, तो हमारा पहला आंसर राइट है। वो दोस्तों हम इतना पढ़ा दी, डिटेल्स में ना जाएंगे अब, क्योंकि डिटेल्स में ज़्यादा पढ़ाएंगे मेरा मन नहीं मानता, इसलिए डिटेल्स में चली जाती हूँ। क्योंकि डिटेल्स में इधर क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो टाइम बहुत खा जाएगा, और टाइम बहुत खा जाएगा तो आप लोगों का भी मन थोड़ा भागने लगोगे, आप वीडियो छोड़कर पढ़ोगे नहीं पूरे क्वेश्चन आंसर। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप सभी क्वेश्चन कर पाओ कम समय में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग में है। तो देखते हैं, तो वो बोल रहे दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु कौन सा सही है। तो गुडज वैकल्प कैलकुलेटर के उपयोग पर रोक, ये तो होगा हमारा गणित के लिए। पठन वैकल्प लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध, तो ये पूछ रहा है क्या कि संयोजन करना है, तो संयोजन कौन हो रहा है वो देखना है सही गुण। तो ये तो कैलकुलेटर के उपयोग पर रोक नहीं, तो ये रोक नहीं है, गुणज कैलकुलेटर हो रहा। राइट नहीं, सॉरी क्या बोलने जा रहा है, ये गलत है हमारा, क्योंकि ये पूछ क्या रहा वो पहले, दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग में, तो सही युग में पूछ रहा वो। तो पठन वैकल्प लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध लिखना, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। दृश्य हानि पाठ को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, और फिर है स्वलीनता दृश्य अधिभार बढ़ाना। तो हमारा इसका आंसर माना जाएगा क्या कि दृश्य हानि, दिव्यांगता छात्रों के समाहित, तो दृश्य हानि पाठ को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, तो ये सही है। क्यों है इसका मतलब ही सुनो, कि दृश्य हानि जो हमारी आंखों की रोशनी है ना, दिव्यांगता से इसी से कनेक्ट हो रहा, ना कि सुहीनता गुणज न पठन, पढ़ने के लिखने के लिए नहीं हो रहा ना गणित के लिए, वो हो रहा दृश्य हानि। तो पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, अगर हम पाठ को पढ़ाने के लिए जैसे कंप्यूटर कोई भी चीज़ का ज़्यादा यूज कर रहे तो दृश्य हानि, क्योंकि दिव्यांगता के रूप में बताना था समावेशन, तो हमारा तीसरा इसका आंसर है। चलो अब डिटेल्स में ही जाऊंगी, मेरा मन नहीं मानता, मैं डिटेल्स पढ़ाने लग जाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों को सुसाध्य नहीं करता। तो हमें इसका आंसर क्या ढूंढना, पहले तो ये बताओ, हमें ढूंढना नेगेटिव, क्योंकि वो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो सक्रिय भागीदारी पॉजिटिव है, क्योंकि हम सक्रिय रूप से कोई भी कार्य करते अच्छा होता है। सार्थक गतियाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, सामाजिक भागीदारी बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा निष्क्रिय नेगेटिव है, निष्क्रिय तो आप समझ, निष्क्रिय करना यानी नेगेटिव है, कोई भी चीज़ को खराब करना, तो निष्क्रिय करना हमारा बिल्कुल गलत। तो तीसरा आंसर माना जाएगा इसका। छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को या कि खालिस्तान से छात्रों के अधिगम को खालिस्तान की संभावना है। तो इसमें क्या है कि छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, टालने और सुधारने, टालने से छात्रों को अधिगम, सुधारने की संभावना, बिल्कुल गलत।
प्रस्तुति से ठहरने, बिल्कुल गलत। रोकथाम, ये नेगेटिव में आ रहे हैं, आपको सब दिख ही रहे हो, रोकथाम करना, ठहरना, टालना, ये राइट है क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। और जबकि सही करना है कि छात्र करके सीखने वाली जो भी विधि है ना वो बिल्कुल राइट पॉजिटिव में मानी जाती है। तो करके सीखने के लिए सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को क्या बढ़ने की संभावना है, राइट। तो हमारा दूसरा आंसर इसका राइट है। फिर है अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से सम्मिलित होती है, बिल्कुल राइट। पहला ही हमारा इसका सही हो गया। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों टाइम गंवाएं अपना, क्योंकि जो अच्छा तब सीखते हैं तब वो गतिविधियों में भाग लेते हैं, ये बिल्कुल राइट है। और इसलिए राइट है कि हम जब कोई गतिविधि में भाग लेते हैं तभी हम उसको अच्छे से सीख पाते हैं और माइंड रीडिंग कर पाते हैं। फिर है हमारा, आगे देखते हैं, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हो, बिल्कुल गलत। ऐसे क्यों पूछना चाहिए, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, बिल्कुल गलत। पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित ना हो, ये क्या है। अध्याय की बच्चे इतने भी ज्ञाता नहीं बन गए, बच्चे होते हैं, उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है उसी से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन पूछो तो अच्छा है उनके लिए, आप इसी से मेमोरी लगाइए, है ना, कि कैसा आएगा आंसर। तो अध्याय किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हो, राइट। जो अध्याय हमने कराया है उसको भी पूर्व ज्ञान से जोड़ के ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे वो समझ सके, वो फिर आंसर दे सके, राइट। चौथा आंसर इसका राइट है। छात्रों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, छात्रों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, गलत है। सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाए। तो देखो हमारे ये तीनों तो है नेगेटिव, ये हमारा केवल पॉजिटिव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक निभाता ही है। हम सामाजिक से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल स्कूल में ही सब कुछ सीख जाते हैं, नहीं, हमें सब जगह से सीखना पड़ता है, इसलिए हमारा महत्वपूर्ण भूमिका है सीखने के लिए सामाजिक एवं संस्कृत, ठीक है। तो हमारा तीसरा इसका आंसर है। फिर है हमारा 26वां आंसर, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उससे क्या करना चाहिए। तो छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत। ये सही नहीं है कि छात्रों से कॉपी करवाओ, ये करवाओ, बोर्ड पर लिखी चीज़ों को पढ़ाना है, समझाना है उनको। छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। और छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए, बिल्कुल गलत। फिर है छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलन करना चाहिए। तो हमारा आंसर दूसरा है, क्योंकि छात्रों को अपनी समझ के बारे में उनसे बोलना चाहिए कि आप सवाल पूछो, उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, तो दूसरा सही है। एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, देखते हैं। छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहन, बिल्कुल गलत है हतोत्साहन। फिर आ गया भ्रांतियों को नज़रअंदाज, बिल्कुल गलत आ गया। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को नेगेटिव में हटाओ, अभी पॉजिटिव ढूंढना है हमें। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत बनाना, बिल्कुल गलत। कि छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत बनाने से अच्छा कि उनकी अच्छी चीज़ों को मजबूत बनाओ। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए, राइट। पाठ प्रदान करनी चाहिए उन्हें सुविधा, जिससे वे स्वयं की त्रुटियों को स्वयं ठीक करें। तो चौथा सही है इसका आंसर। फिर है एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण है। प्रेरणा का कारण, एक तो बच्चा घबराया हुआ है और आप बोल रहे हैं कि प्रेरणा का कारण है, बिल्कुल गलत। इसका परीक्षा में आपके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओ भाई क्यों नहीं, अगर बच्चा चिंता महसूस कर रहा है, घबराया हुआ है, उसकी भावनात्मक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है तो वो डालेगा ही प्रभाव इस पर, प्रदर्शन पर, ठीक है। इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। ओ भगवान, सुधार नहीं होगा। घबराया हुआ या चिंता किया हुआ बच्चा कभी भी अच्छे से नहीं बोल पाता है। और हाँ, जो निश्चिंत है कि मुझे करना है, दृढ़ निश्चय लेके बेटा, वो कर सकता है अच्छे से। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, राइट। कि जो वो घबराया हुआ है, चिंता किए हुए है, तो यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से
प्रभावित कर सकता है ये चीज, राइट। तो चौथा आंसर इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? तो देखते हैं। जिज्ञासा, क्या पूछा है वो? स्रोत एवं प्रेरणा का प्रकार है। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, समकक्षियों की सराहना आंतरिक प्रेरणा, शिक्षक की प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा, मैच में त्रोड़ी आंतरिक प्रेरणा। तो हमारा आंसर है राइट पहला, क्योंकि जिज्ञासा होती है हमारे मन में, तो आंतरिक प्रेरणा है ये हमारे मन की, ठीक है ना कि समझ के ये सब आंतरिक प्रेरणा नहीं है, ये सभी, ठीक है ना। जिज्ञासा, हम मन में जिज्ञासा करते हैं हर चीज की, ठीक है ना। तो आंतरिक प्रेरणा पहला ही आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? तो हमें कौन सा ढूंढना, पता है आपको? नेगेटिव, सुसाध्य नहीं करता, नेगेटिव का पॉजिटिव। चलो हम विकल्प पढ़ लेते फिर देंगे इसका क्या करना है। छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। छात्रों से उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझने के लिए कहना। विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना। छात्रों को विभिन्न स्थितियों के बीच समरूप उत्पन्न करने के लिए कहना। तुम्हारा आंसर है पहला, कि प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। चलो डिटेल्स में नहीं पढ़ा है क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है हमारा, क्योंकि आप लोग सभी नहीं देखते हैं पूरी वीडियो, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्यों नहीं देखते, सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो करा दिए गए उनको करोगे आप तो उससे रिलेटेड आपको समझ आएगा कि किस प्रकार के पेपर आते हैं। आपको करना जरूरी है, तभी तो आप वहाँ आपका बन पाएगा कि हाथ के हाँ इस प्रकार के आते हैं, आप जल्दी जल्दी समझ पाओगे उसको। चलो अब आ गई हमारी सामाजिक, 31 से 90 तक हमारी सामाजिक रहेगी। चलो, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमसे। हमने ये पढ़ लिया है किसमें, थ्योरी में। जिसने पढ़ लिया, जिसने नहीं पढ़ा वो जाकर पढ़ लीजिए। तो समुद्रगुप्त को वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया, तो हमने ये पढ़ चुके हैं कै में, उसमें थ्योरी में। तो वो वाद्य यंत्र कौन है? ना कि तानपुरा, सितार, बांसुरी, बीड़ा। बीड़ा है हमारा, बीड़ा पर दिखाया गया है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। ये भी इसी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गए? देखते हैं, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, ठीक है। लाभ ही मिलता है ना गंगा नदियों से, मतलब नदियों से लाभ ही मिलता है जिस राज्य से बहती हैं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, इस क्षेत्र में लोहे की खदानें हैं। तो राइट, ये तीनों ही सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ, ABC। फिर है अभिकथन, फिर आ गया। तो रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया, और फिर है दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले। तो हमारा है राइट कि रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत में व्यापार किया, राइट। तो पहला सही है। दूसरा सही है कि सोने के सिक्के भी मिले, भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले दक्षिण भारत में, ठीक है। तो व्याख्या भी कर रहा, सही भी है। एक ही व्याख्या भी कर रहा है एवं सही भी दोनों है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य युगीन काल के बड़े जैक शहर का लक्षण रूपक है? तो मंदिर, अर्थव्यवस्था, समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता था। यह राजाओं की राजधानी होता था। वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। पुरोहितों के तीर्थयात्री, तो हमारा तीसरा सही है इसका कि वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था, ठीक है। फिर है इतिहास के जे क्वेश्चन सारे NCERT से है, इसलिए आप सभी को जिसको नहीं आ रहा है उसको NCERT पढ़ना जरूरी है, और जिसने थोड़ी पढ़ी है NCERT तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से ये मतलब होता है कि उन्हीं के रिलेटेड थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आ जाते हैं वो वहाँ पर। इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथन, A, B और C पर विचार करना है हमें। चलो देखते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। किसने? अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने? 3 युग में बांटा, ठीक है। राइट है कि 3 युगों में बांटा ही है। फिर विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। जो विभाजन था ना हमारे भारत में, तो वो धर्म के विचार पर ही आधारित था, राइट है, ये सही था ऐसा। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई, राइट। तो विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की गई, तो हमारा पहला आंसर सही है, ABC सही है। फिर देखते हम बाजारों के संदर्भ में, फिर ये भी देखना है। तो क्या है हमारा बंजारों
तो बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। तो राइट, हमारी दोनों ही सही है, तो हमारा चौथा सही है, ए बी सही है दोनों। फिर है 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न को जोड़ी मिलाइए। तो नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। देखते हैं अब हम। तो पहला ए का फ्रांसीसी ने कैरिबियाई द्वीप में, ठीक है, कैरिबियाई द्वीप का है, फ्रांसीसी से कनेक्टेड। फिर पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में थे, ठीक है, ब्राज़ील से संबंधित थे पुर्तगाली। अंग्रेजी है हमारी जमैका से अंग्रेजी है। फिर है हमारी स्पेनिश है वेनेजुएला से। तो इस प्रकार से हमारा पहला आंसर इसका राइट होता है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। फिर निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे, ठीक है। पहला तो जमीन अपनी खुद से करते थे, फिर जमींदारों से खरीद कर जमींदारी जमीन से भाड़े पर ले लेते थे, मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। फिर है निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। तो हमारे इसके आंसर माने जाएंगे कौन से? तो ये गलत है कि गन्ने का उत्पादन करते थे बागान मालिक, तो मालिक नहीं करते थे। तो हमारा आंसर है बी सी, दोनों सही है, ठीक है। फिर है आगे चलते हैं। तो आगे है राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे, बिल्कुल नहीं थे वो। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे, राइट। तो इसका आंसर है कि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता को और संकेत करता है? तो देखते हैं। महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसी टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहन करना। फिर है आत्म सहायता गुट बनाना जिनमें केवल महिलाएं हों और वे भी कुछ समुदाय से हो। फिर है कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। फिर है त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के क्षेत्रों में रहती हों। तो देखो हमारा आंसर देखते हैं, चलो कौन सा है। तो हमारा इसका आंसर है कि महिलाओं को सार्वजनिक टैक्स ये सबके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। आत्म सहायता गुट बनाना ये महिलाओं को हो और वे कुछ समुदाय से, ये गलत है। केवल इसमें केवल आ गया, आप समझ सकते हो, आपको पहले से बता रखा है। कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्ति खरीदने की अनुमति, बिल्कुल गलत है। और त्योहारों को मनाने के लिए पार्क, ये सही है, हमारा ए डी सही है। तो हमारा चौथा आंसर इसका सही माना जाएगा, ए डी। फिर है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पादन करने का दायित्व है। ये कौन सा आंसर है? तो भारतीय संसद का, जिला पंचायत का, राज्य विधानमंडल का, तो ग्राम पंचायत का ये है, ठीक है, ग्राम पंचायत का दायित्व है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम सम्मेलन करना है, इसका क्या करना है? सम्मेलन नहीं करना है, हमें सम्मेलन करना है। चलो, केंद्र सरकार का आ जाएगा 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय। राज्य सरकार में आ जाएगा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय, ठीक है, राज्य सरकार देती है। स्थानीय सरकार रत्नगिरी में एक हिस्से का खोलने का निर्णय, राइट। तो इस प्रकार से हमारे आंसर आ जाएगा। दूसरा नहीं गलत लगा, नहीं सही बताया ना, हाँ सही है। दूसरा, तीसरा, पहला, राइट। तो हमारा आंसर दूसरा तीसरा आ जाएगा इसका आंसर। तो अब आगे चलते हैं। आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? जो आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? तो मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्तुओं में काम बुलाना, बिल्कुल गलत। मजदूरों का अपनी इच्छा अनुरूप काम करवाना, बिल्कुल गलत।
अपनी इच्छा से कौन आजकल करवा रहा है, थोप देते हैं काम, मजदूर अपनी इच्छा से करते क्या। नियुक्तकर्ता द्वारा आवश्यकता के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, राइट, नियुक्तकर्ता के द्वारा आवश्यक, तो हमारा तीसरा सही है इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं अब हम। तो आंसर देख, कुछ क्वेश्चन दोस्तों बीच के छूट गए हैं इसी सामाजिक के, कुछ कितने 40 से बीच वाले, तो वो लास्ट में डले हैं, तो लास्ट में करवा दिए जाएंगे, तो वो सभी लास्ट में मिलेंगे, 120 के बाद डले हुए हैं। तो वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा। तो वे व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं, या बहुराष्ट्रीय कंपनी, बुनकर सहकार, तो हमारा आंसर दूसरा सही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, फिर है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है। तो प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता है समानता, ना कि असमानता, खुला व्यवहार, उचित प्रतिबंध, तो समानता है प्रजातंत्र की बुनियादी। ठीक है, फिर है कविता। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है और घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार अपनी चाय दुकान के लिए सामान लेने जाती है। कविता सामना कर रही है किसका। तो वह देखभाल कार्य, गृह कार्य, भुगतान के बदले कार्य, दोहरा बोझ, तो वह दोहरा बोझ का सामना कर रही है, ना कि भुगतान का, देखभाल का, ना गृह कार्य का, तो वो दोहरा बोझ दूसरा आ जाएगा इसका आंसर। फिर है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा यदि जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार, राइट, पहला ही हमारा सही है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार। फिर है संवैधानिक, फिर है हमारा क्या, संवैधानिक विचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार, राइट, तो हमारा इसका आंसर दूसरा है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सम्मिलित किया जाता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सम्मिलित किया जाता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। फिर है कथन आ जाते हैं हमारे, तो कथन पढ़ते हैं। इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, फिर है आदिवासियों के पास वनों तक पहुँच का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। तो राइट, हमारा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा आर्य की। ठीक है, फिर चलो देखते हैं अब आगे कि फिर है कथनों पर फिर विचार करना। चलो विचार करते हैं हम कि अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग ऐसे समुदाय के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। फिर है अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संता संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, राइट, तो हमारा ये भी दोनों ही सही माना जाएगा इसका आंसर, ये भी दोनों सही, यानी पहला आंसर सही माना जाएगा। फिर आगे चलते हैं। सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं, क्यों? यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। तो कोई गलत। विषय का सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दिशा निश्चित करने के लिए, विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता के निर्देशन करने के लिए। तो हमारा आंसर माना जाएगा कौन सा? कक्षा को अधिक सजग एवं क्रियाशील बनाने के लिए। तो कक्षा को नहीं, और ना कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, और ना कि दशा निश्चित हो। तो हमारा आंसर पहला, क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाए, पाठ्यक्रम निश्चय नेगेटिव में आ जाएगा, अधिक क्रियाशील बनाना भी नेगेटिव में आ जाएगा, वो भी कक्षा को। तो हमारा तीसरा इसका आंसर राइट हो जाएगा। फिर है सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है, तो स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु। फिर है अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने हेतु।
पालन करने की क्षमता हेतु। तो हमारा इसमें ए बी सी आ जाएगा, ना कि डी छोड़कर। ठीक है, तो ए बी सी यानी पहला आंसर सही आ जाएगा, माना जाएगा हमारा। फिर देखते हैं कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहन किया जा सकता है। देखते हैं अब इसको क्वेश्चन। छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने के लिए कहने के द्वारा, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा, भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्म विश्लेषण के द्वारा, फिर है समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर चर्चा करने के द्वारा। तो हमारा आंसर माना जाएगा सी डी, राइट। बाकी छोड़ो। भेदभाव के साक्ष्यों पर आत्म विश्लेषण के द्वारा एवं महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों की चर्चा के द्वारा। तो सी डी यानी चौथा हमारा आंसर है। फिर है हमारा क्या आंसर, फिर देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है किससे? परियोजनाओं और असाइनमेंट के क्रियान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए बिल्कुल गलत माना जाएगा। स्मृति स्तर पर और व्यापकता मूल्यांकन तकनीक से। फिर है हमारा क्या अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से। फिर है हमारा कि स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों के उपयोग लाने की शिक्षक क्षमता और सृजनात्मकता से। तो हमारा आंसर क्यों माना जाएगा ए डी, क्योंकि डी देखो पॉजिटिव है, सभी नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, क्योंकि परियोजना और असाइनमेंट के क्रियान्वयन के माध्यम से रटने को, यानी हम जब परियोजनाएं बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर उसे रटेंगे, तो कोई गलत नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा चौथा। ये क्या पूछे? सामाजिक प्रभावी शिक्षण महत्व रूप से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से जुड़ा है हमारे समाज में। तो समाज में जुड़े के हिसाब से बताया, क्योंकि समाज में रटते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, इसलिए। फिर एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? तो कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल गलत। कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज, बिल्कुल गलत, नजरअंदाज। बिना स्वतंत्र रूप से नियम कायदे स्थापित करना, बिल्कुल गलत है, तय हो गया। फिर छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से करने के लिए युक्तिपरक अवसर प्रदान करना, राइट, बिल्कुल सही है कि छात्रों को हर चीज़ के लिए स्वतंत्र करना है। क्यों? बाल केंद्रित हो गई है आजकल की शिक्षा, तो उन्हीं के अनुसार सब होगा। किलपैट्रिक के अनुसार सब नहीं होगा, कुछ हम समझदार हैं कि क्या होना चाहिए। किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की परिसंकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो परियोजना प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, खोजबीन विधि, समस्या प्रावधान विधि। तो हमारी आ जाएगी परियोजना प्रोजेक्ट विधि इसके अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? तो दिल्ली के पुराने किले में वर्ष 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें, चित्र। गदर एक प्रेम कथा, नहीं, पहला हमारा इसका आंसर राइट है कि विभाजन के विषय पर चर्चा करनी थी। तो हमारे दिल्ली के पुराने किले के 1948 में ही हो रहा था विभाजन, इस प्रकार से सही है। अब देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं। निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण देखते हैं प्राथमिक स्रोत के हैं? तो चित्र, विश्वकोश, भाषण, डायरियाँ। तो विश्वकोश छोड़ के प्राथमिक स्रोत है हमारे चित्र, भाषण और डायरियाँ, तो यानी ए सी डी। तो हमारा दूसरा आंसर राइट है। फिर है कि सामाजिक मतलब कथन देखना है अब हमें। तो सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। फिर है छात्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय अंत वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। तो ये और दोनों सही है, एवं व्याख्या भी आर एक ही कर रहा है। फिर आगे चलते, निम्नलिखित में से एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ देखते हैं आगे। रिपोर्ट के कुछ भाग हैं, तो हमारे क्या हैं? विश्लेषण तथा चर्चा, विश्लेषण तथा चर्चा, सारांश तथा निष्कर्ष एवं शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, सुझाव। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा कौन सा? हमें एक क्रम में लगाना है, तो कैसे लगेंगे? तो हमारे क्रम में लगेंगे सी, पहले आ जाएगा
सी, क्योंकि शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि बनाना जरूरी है। फिर आ जाएगा वर्गीकरण आंकड़ों के लिए स्रोत करना जरूरी है। फिर आ जाएगा हमारा क्या, ए। फिर ए के बाद आ जाएगा बी, ई। तो हमारे इस प्रकार से आ जाएंगे सी डी ए वी ई। तो हमारा आ जाएगा तीसरा सी डी ए वी ई। फिर है आगे, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है। तो अधिगम प्रतिफल को, विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को, प्रस्तुतिकरण को, शिक्षक के मार्गदर्शन को, राइट, शिक्षक के मार्गदर्शन को महत्व दिया जाता है सबसे कम। फिर है निम्न प्रश्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। तो स्मरण, विश्लेषण, सृजन, मूल्यांकन। तो हमारा दूसरा आंसर सही है कि मूल्यांकन। फिर है हमारा 88वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है। तो हम धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, काट दीजिए। अंत जनहित व बाह्य जनहित बल क्या होता है। तो राइट, हमारा दूसरा आंसर इसका सही आंसर है। फिर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए। तो कौन सा, तो बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गलत। जहाँ तक हो सके शारीरिक दंड उपेक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत। ये दोनों नेगेटिव में। फिर परीक्षा केवल आ गया, छोड़ ही दो उसको। फिर है बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाइए, राइट। तो हमारा चौथा सही है क्योंकि बच्चों बाल केंद्रित के अनुसार है। फिर है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के आकलन को निश्चित करता है। शिक्षक को अपनी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना, आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बाढ़ के दिशा निर्देशों का प्रयोग करना। तो हमारा आंसर है कौन सा, ये सी, ना कि बी। समवयस्क के हटाओ, ए और सी सही है और ये भी हटाओ, हमारा गलत है डी। तो हमारा आंसर है दूसरा ए सी, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं क्या, अब आ गए कौन से हमारे क्वेश्चन आ गए, अब आ गए हमारे क्वेश्चन, थोड़ा सही से कर ले, क्वेश्चन हिंदी की। चलो स्टार्ट करते हैं। कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई होती है। तो संप्रेषण संबंधी, गहनता संबंधी, उच्चारण संबंधी, अभिव्यक्ति संबंधी, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा अभिव्यक्ति संबंधी। फिर एक कक्षा में शिक्षक शब्दों और चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो संकेत देने वाले, विरोध करने वाले, सहमति देने वाले। तो संकेत समझने वाले को रखेंगे श्रेणी में। फिर विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है। दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाए क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, अभी क्वेश्चन है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या आवश्यक होना है विद्यार्थियों के लेखन में। तो यांत्रिक त्रुटियों को पेंसिल या पेन द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए, विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने का तथा उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करना चाहिए, राइट। इसमें अर्थ के द्वारा प्रतिपादन करना बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा आंसर सही है। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है। तो व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, रचनात्मकवादी, सहजतावादी, राइट। सहजतावादी सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता। तो स्थानिक मान को समझने में कठिनाई होना, भाषण की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने की कठिनाई होना, सही शब्दों को खोज में कठिनाई होना। तो पहला हमारा इसका राइट आंसर है कि स्थानिक मान को समझने में कठिनाई होना। फिर है हमारा एक डेढ़ से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे कहा जाता है क्या,
टेलीग्राफिक भाषा, राइट, पहला ही सही है, इसे कहा जाता है टेलीग्राफिक भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है? तो रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। तो राइट, चौथा राइट है हमारा कि सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। फिर है भाषा अधिगम अभ्यास, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वतः ही स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो संज्ञानात्मकवादी, रचनात्मक, के अंतःक्रियावादी, तो व्यवहारवादी के द्वारा किया गया है। तो हमारा आंसर है दूसरा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जाती है? तो प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को सम्मिलित किया जाना। तो हमारा आंसर यही सही है कि प्रभावपूर्ण से पढ़ने के लिए बड़ी रुचिकर से पढ़ना एवं पाठ्य सामग्रियों को सम्मिलित किया जाना। तो हमारा पहला इसका आंसर राइट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ग्राह्य भाषा कौशल है? नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने तथा अभिव्यक्त करने की योग्यता। फिर है हमारा बोलचाल की भाषा को सुनते तथा बोलते के प्रति समझ बनाने की योग्यता, द्वितीय भाषा के प्रति समझ, तो हमारा बोलचाल की भाषा के प्रति। तो हमारा ये तीसरा सही है। कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधात्मकता के लिए सहारा देना में क्या सम्मिलित है? तो चेष्टाएं करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना, घर की भाषा सारांश, शिक्षक के द्वारा चित्र शब्दों का संकेत प्रयोग का, तो पहला सही है चेष्टाएं करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना। फिर है विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना और उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है? घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है या उनके अधिकारों का हनन है। विद्यालय में घर की भाषा के प्रयोग का निर्देश करना, ये सभी गलत है, क्योंकि घर की भाषा, मातृभाषा को पहले नंबर पर रखिए, तो इससे विद्यार्थी स्वयं को हंसिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। राइट, खुद की भाषा से नहीं पढ़ने दोगे उसको तो वो खुद को हानिकारक ही समझेगा, अपने आप को वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक और तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तो एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, राइट। तो बहुभाषी यही कहलाता है, ना कि एकल कोड़ों का मिलना, ना कि ये। तो पहला ही हो गया हमारा आंसर। फिर है किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद कहेंगे? तो शिक्षा ही अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। तो पहला ही राइट है, और सब होंगे जो भी, तो पहला हमारा इसका राइट है। तो इसलिए, और दोस्तों आपको संपूर्ण कराए जा रहे क्वेश्चन तो आप सभी प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सारा कंटेंट इतने अच्छे से दिया जा रहा है, तो आप शेयर तो कर ही सकते हैं। जो बीच में रह गया था वो उसको फिर से ले लेते हैं, तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक फिर से कर दीजिए एवं सभी को शेयर कर दीजिए प्लीज़। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेयर इसलिए किए रहे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो उन सब के लिए है। और जो सेटेड पेपर 2 दे रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। फिर है मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। तो हमारा आंसर A, B सही है, C थोड़ा गलत है कि स्वीकार कर लिया गया, तो B इसका आंसर आ जाएगा। फिर है कथन है कि 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। फिर लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये और दोनों सही है एवं व्याख्या भी एक ही कर रहा है। फिर है हमारा भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो मध्यमार्गियों ने मांग की सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए, यह मांग की, ठीक है, मध्यमार्गियों ने।
मार्मियों। फिर है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें। तो हमारा इस दोनों ही आंसर सही है और आर्य की व्याख्या भी कर रहा है। फिर है जैसे व्याख्या वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। फिर है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है। तो देखते हैं। तो जाति पारस्परिक आय, लिंग, व्यक्तिगत आय। तो हमारा अपनाया जाता है ना कि व्यक्तिगत आय, जाति, पारंपरिकता, आय, लिंग। तो इन तीनों को तो हमारा आंसर माना जाएगा कौन सा, ABCD छोड़कर। तुम्हारा पहला इसका सही आंसर है। फिर है दिए गए कथन में AB को पढ़ना है। फिर है तो AB को पढ़ते हैं। चलो फिर आंसर खोजते हैं। पृथ्वी का खिंचाव बल और मंडप को बांधे रखता है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों के बने हैं। तो हमारा AB दोनों ही गलत है कि मंडप को बांधे रखता है खिंचाव को और चट्टानों के बने हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों के बने, बिल्कुल गलत। चट्टानों के नहीं बने हैं बाह्य ग्रह, ठीक है, बाह्य ग्रह गैसों के बने हुए हैं, तो इसलिए ये गलत है और खिंचाव दोनों गलत है। तो हमारा चौथा इसका सही आंसर है। फिर है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा अंथा इनमें चलने की प्रवृत्ति है। तो भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों की ओर, ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर, कुछ निश्चित नहीं। राइट, दूसरा सही है कि ध्रुवों की ओर। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, चलने की प्रवृत्ति में ध्रुवों की ओर, ठीक है। तो हमारा दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरीय एवमोत्तरों की लंबाई समान होती है। फिर मुख्य एवमोत्तरों का मान 180 देशांतर होता है। तो हमारा आंसर ए सही है और B गलत है, तो ये माना जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से फिर ABC को पढ़ना है और उसका सही विकल्प चुनना है, कौन सही है। तो विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। राइट, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। तो नहीं, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश नहीं कहलाती। फिर सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो राइट, A और C हमारा आंसर है, तो तीसरा इसका आंसर माना जाएगा A और C। फिर है आगे चलते हैं 49। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापका ने छात्रों को विंध्य सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें। तो नर्मदा एवं ताप्ती। राइट, तो नर्मदा एवं ताप्ती है जो मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश में बहती। तो महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो फिर कथन आ गए, इनको पहले पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। तो जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र कहा जाता है। फिर है जहाँ गर्म बा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो राइट, दोनों हमारे सही माने जाएंगे, तो इसका आंसर है तीसरा, ये भी दोनों सही है। फिर है माध्यमिक स्तर, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका परितंत्र के विषय में पढ़ा रही है और निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है, देखते हैं। तो स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में, तो तीनों ही हमारे उपयोगी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प पर। चलो कथनों पर विचार करते हैं पहले। तो क्या है, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। फिर है संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। फिर जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित होती है। राइट, हमारे तीनों सही है, ABC। तो हमारा आंसर आ जाएगा चौथा, ABC तीनों सही है। फिर है वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे कम होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। राइट, हमारा दूसरा ही आंसर सही है कि ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। फिर है हमारा बीच में रह गए थे ना दोस्तों, वही क्वेश्चन कराया जा रहा है। फिर है
मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। फिर है, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनना आवश्यक हो गया। तो हमारा आंसर बी छोड़कर ए सी दोनों सही है। तो हमारा तीसरा आंसर राइट है। फिर है नीचे, जल एक संसाधन के संबंध में कथन ABC को देखना है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, राइट है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, राइट है। जल एक नवीनीकरण जन संसाधन है, राइट। तीनों सही है। तो चौथा माना जाएगा हमारा ABC। फिर है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिज के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरण को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए। चलो देखते हैं उदाहरण को। तो तांबा, नमक, अभ्रक, चूना पत्थर, राइट। तो चारों को लाना चाहिए। ABCD तो कहाँ है ये, फोर्थ में। तो ABCD चारों आंसर फोर्थ का माना जाएगा। फिर AB को पढ़ना है हमें। इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु और इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु एवं क्या है, अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। तो चाय, कॉफी, चावल, तो आ जाएगा हमारा क्या, कॉफी के लिए। तो हमारा दूसरा आंसर इसका राइट है। चलो हमारे आंसर यही हो गए खत्म। ये बीच के थे, 120 तक करा दिए गए थे। जो बीच के छूट गए थे सामाजिक के, वो लास्ट में करा दिए गए हैं। तो आप सभी लास्ट में बोल रही सभी को शेयर कर दीजिए और सारे पेपर देखिए और पूरे देखिए, क्योंकि तभी आपको पूरे देखोगे तभी आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा देखोगे और नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं। और जो इसकी तैयारी कर रहा है सभी को सेंड करिए प्लीज़, क्योंकि सबको सहायता मिले अच्छा ही होगा, आपसे मिले तो। चलो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगली क्लास का वेट कीजिए, अगली क्लास अगले समय पर डलेगी। आपको वैसे भी आपने बेल आइकन पर प्रेस कर लिया होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास आ चुकी है। आप देख लेना कंटेंट को। चलो थैंक यू दोस्तों।